नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कारक किसे कहते हैं, कारक को कैसे पहचानेंगे, कारक के प्रकार और उसके लक्षण, विभक्तियाँ और उदाहरण, इन सब का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मुझे आशा है यह वीडियो सुनने के बाद आपको कारक, ये जो व्याकरण का जो प्रकार है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, हम कारक किसे कहते हैं उसे सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैंने कारक की परिभाषा दी है, कारक किसे कहते हैं वो समझाने का प्रयास किया है। जैसे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। फिर से देखो छात्रों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। प्रत्यय के रूप में कारक हमें दिखाई देते हैं। एक उदाहरण लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कारकों की पहचान के लिए, कारकों की पहचान के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते, कहाँ पर प्रत्यय लगाए जाते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। एक उदाहरण मैं आपको के ऊपर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यदि कोई कहे श्याम सामान घर है, क्या उदाहरण है? श्याम सामान घर है। यहाँ पर यह वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अर्थहीन वाक्य है। यह एक अर्थहीन वाक्य है। यदि इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाए तो इसका स्वरूप निम्न प्रकार का होगा, यानी कि इस प्रकार का होगा। अभी ऊपर दिए गए श्याम सामान घर है, इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन इसमें अगर कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाए तो वाक्य किस प्रकार बन जाता है? श्याम का सामान घर में है। श्याम का सामान घर में है। अब श्याम का क्रिया तथा अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट हो गया। कारक के चिन्ह को विभक्ति भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने इस वाक्य में देखा क्या हुआ है? शाम के बाद का यह विभक्ति जोड़ी गई है, घर के बाद में यह विभक्ति जोड़ी गई है, तो वाक्य बिल्कुल अर्थपूर्ण हो गया है। तो विभक्तियाँ क्या काम करती है? अर्थहीन वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने का काम करती है। विभक्तियाँ क्या काम करती है? या फिर कारक का क्या उपयोजन है या फिर उपयोग है? कारक से क्या साध्य होता है? तो अर्थहीन वाक्य अर्थपूर्ण बनाने में कारक अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हम ऐसे इस कारक के भेद देखेंगे। भेद है कर्ता कारक। अब यहाँ पर पहला भेद है, एक कुल मिला के 8 भेद है। यहाँ पर हम पहला भेद देखेंगे कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति है ने, क्रिया को करने वाला। अभी उस परिभाषा को आपको याद रखना है और यहाँ पर इस लक्षण की ओर ध्यान देना है आपको। कारक की परिभाषा और उसका भी लक्षण, क्रिया को करने वाला, कर्ता कारक। जो वाक्य में क्रिया हो रही है ना, उसे करने वाला कौन है? वह कर्ता कारक है और उसकी विभक्ति है ने। सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो किसने पढ़ी है? सुरेश ने। कर्ता कारक, सुरेश करता है इसलिए वह ने क्या है? उसकी विभक्ति है। यहाँ पर कर्ता कारक कौन है? सुरेश ने। रहमान ने गाय को मारा। मारने की क्रिया हो रही है, किसने की है? रहमान ने। तो रहमान ने क्या है? कर्ता कारक है। मनीषा ने फोन किया। किसने किया है? मनीषा ने किया है। तो ऐसा नहीं कि हर एक वाक्य में नई विभक्ति आएगी। वहाँ पर कई बार क्या होता है, आपको उस लक्षण को याद रख के पहचानना है। जैसे कि अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ।
पछतावा होने की क्रिया हो रही है। किसके ऊपर हो रही है, यानी किसे हो रही है, मुझे हो रही है। तो अब मुझे, तो यहाँ पर क्या है, मुझे यह क्या है, कर्ता कारक है। हम यहाँ पर कर्ता कारक को समझने का प्रयास किया है। आगे हम कर्म कारक को देखेंगे, कारक का दूसरा प्रकार कर्म कारक। अभी कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है, को। लक्षण क्या है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसका लक्षण क्या है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कर्म कारक। यानी कि वाक्य में जो क्रिया हुई, सबसे पहली बात क्रिया हमें समझ में आनी चाहिए। क्रिया यानी कि हम खाना पीना उठना, सारी क्रिया है, खाना पीना उठना बैठना रोना हंसना, ये सारी क्रिया है। तो वाक्य में जो क्रिया हो रही है, जैसे कि अभी यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पिता ने पुत्र को बुलाया, कौन सी क्रिया है, बुलाने की क्रिया हो रही है। अभी किसे बुलाया गया है, पुत्र को, यानी कि पुत्र क्या है, कर्म है। और जिस पर क्रिया का प्रभाव, बुलाने की क्रिया हो रही है, किसके ऊपर हो रही है, पुत्र के, पुत्र को बुलाने की क्रिया हो रही है, इसलिए पुत्र को कर्म कारक है। अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, कौन सी क्रिया हो रही है, जवाब न देने की क्रिया हो रही है। किसे, तो बड़ों को, हाँ? बड़ों को, ये क्या है, कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा, किसने मारा है, राम ने मारा है, लेकिन किसे मारा है, रावण को मारा है। मारने की क्रिया हो रही है, तो किसे मारा गया है, रावण को मारा गया है। रावण कर्म कारक है। हमने बाबूजी के निजी सचिव को बुलाया, बुलाने की क्रिया हो रही है, किसे बुलाया गया है, निजी सचिव को। तो निजी सचिव क्या है, कर्म कारक है। तो यहाँ पर हमने कर्ता कारक के बाद कर्म कारक समझने का प्रयास किया है। उसके बाद करण कारक को समझ देंगे। करण कारक की विभक्तियां देखो, से द्वारा। इसके लक्षण क्या है, क्रिया के साधन के अर्थ में हमें करण कारक मिलता है, या फिर जिसकी सहायता से क्रिया हो, जिसकी, यानी कि वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसका साधन या वह क्रिया जिसकी सहायता से होती है, वह क्या है, करण कारक है। जैसे कि हम आँखों से देखते, देखने की क्रिया हो रही है, किससे हो रही है, आँखों से। आँखों से क्या है, साधन है, या फिर देखने की क्रिया जो हो रही है वो आँखों से, यानी कि यह आँख जो है वह साधन के रूप में है, या फिर क्रिया को सहायता के रूप में काम कर रही है, इसलिए इसे करण कारक कहा जाता है। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे करण कारक क्या है। तो जो शब्द क्रिया के लिए साधन के तौर पर या फिर सहायता के तौर पर काम करता है। अगला वाक्य देखेंगे, सिरचंद ने कुश से आसनी बनाई, आसनी बनाने की क्रिया हो रही है, लेकिन किससे, तो कुश से। कुश से क्या है, साधन है। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिल्लाने की क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे, जोर जोर से। जोर जोर से क्या, यही साधन है। रजत ने चाकू से पेंसिल बनाई, पेंसिल बनाने की क्रिया हो रही है, किसकी सहायता से, तो चाकू से। यानी कि साधन या फिर सहायता के तौर पर जो शब्द वाक्य में आता है उसे करण कारक कहेंगे। यहाँ पर आँखों से, कुश से, जोर जोर से और चाकू से, ये क्या है, करण कारक के शब्द हैं। उसके बाद अगला कारकों का प्रकार देखेंगे हम, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसकी विभक्तियां हैं, के लिए, को लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है। संप्रदान कारक क्या, जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी कि देखो अभी पहला उदाहरण देखेंगे हम, हरि मोहन के लिए मिठाई लाया। कौन सी क्रिया हो रही है, मिठाई लाने की क्रिया हो रही है, लेकिन किसके लिए, मोहन के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाती है, मोहन के लिए क्रिया हो रही है। करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा, सानी तैयार करने की क्रिया हो रही है, लेकिन किसके लिए, गाय के लिए। पिताजी ने मेरे दाखिले के लिए बड़ी दौड़ धूप की, दौड़ धूप होने की क्रिया हो रही है, लेकिन किसके लिए, मेरे दाखिले के लिए, दाखिले के लिए। पीयूष मोनू के लिए गाजर लाया, गाजर लाने की क्रिया हो रही है, मोनू के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान कारक के लिए शब्द कौन से हैं, मोहन के लिए, गाय के लिए, दाखिले के लिए और मोनू के लिए। तो इस प्रकार हम संप्रदान कारक के शब्द भी आसानी से पहचान लेंगे। उसके बाद अगला कारक का प्रकार है अपादान कारक, और इसकी विभक्ति
विभक्ति है से। अब ये कैसे पहचानेंगे? किसी वस्तु से अलग होने का बोध जहाँ पर दिखाई दे, देखो वाक्य में किसी वस्तु से अलग होने का बोध जिस वाक्य में हमें प्रतीत हो, दिखाई दे, उसे अपादान कारक कहते, अपादान कारक। तो देखो, पेड़ फल से गिरा, सॉरी पेड़ से फल गिरा, वाक्य क्या है? पेड़ से फल गिरा, नहीं फल क्या हुआ है? पेड़ से अलग हुआ है। गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है, यानी कि गौशाला कहाँ है? घर से दूर है, यानी कि अलग होने की क्रिया हो रही है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? यहाँ पर भी अलग होने की क्रिया हो रही है कि मनुष्य पशु से किस प्रकार अलग है। अमरनाथ जी अस्पताल से घर आ गए, यहाँ पर भी अस्पताल से अलग होने का अलग होने की क्रिया हो रही है। इसलिए पेड़ से, घर से, पशु से और अस्पताल से, यह क्या है? अपादान कारक के उदाहरण यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगला प्रकार देखेंगे हम संबंध कारक। इसकी विभक्तियाँ हैं का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। अभी इसके लक्षण क्या है? देखो, संबंध कारक का लक्षण क्या है? अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध। वाक्य में अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध। अभी ये किसके साथ है? तो हमें कारक की परिभाषा मालूम होनी चाहिए, संज्ञा और सर्वनाम का, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाने वाले का बोध यहाँ पर होता है। और इसकी विभक्तियाँ हमें याद रखनी है का, के, की, दा, ने, नी, रा, रे, री। अभी देखो उदाहरण देखेंगे तो हमें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यह महेश का घर है, महेश का घर है। अन्य शब्दों के साथ संबंध, यानी कि महेश और घर, इन दोनों का संबंध, यह महेश का घर है। एक प्रयास करेंगे हम, एक प्रयास करके देख सकते हैं कि भाई इन विभक्तियों को निकाल ले तो क्या होता है? यह महेश घर है, तो अर्थ प्रतीत होता नहीं है। कारक कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, देखो विभक्ति कितना महत्वपूर्ण काम कर रही है। यह महेश का घर है। लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी, संबंध कारक। लक्ष्मी के बारे में, ज्ञान सिंह और निशानी, लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। हमने फटाफट कामों की सूची बनाई, हमने फटाफट कामों की सूची बनाई। सोनू मोनू का भाई है। तो यहाँ पर देखो संबंध कारक के लिए महेश का, ज्ञान सिंह की, कामों की, मोनू का, ये सारे क्या है? संबंध कारक के उदाहरण है। अगला प्रकार अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति है में पर। लक्षण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया के आधार के अर्थ में या फिर किसी पर आश्रित होने का बोध यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आधार का बोध हो या फिर आश्रित होने का बोध हो तो अधिकरण कारक होता है। सिंह वन में रहता है, वन में ही, यानी कि सिंह क्या है? वन के ऊपर, कहाँ रहता है? वन में, वन के ऊपर आधार है वन। अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया था। अभी नुक्कड़ की दुकान पर, यानी कि दुकान पर आधार है। गांधी जी आश्रम में थे, आश्रम में आधार है, आधार। सिरचंद छत पर गया, छत पर भी क्या है? आधार है, यानी कि क्रिया के आधार का बोध यहाँ पर होता है। जैसे कि रहता है, आया था, गया था, तो ये जो क्रियाएं हो रही है उनके लिए आधार क्या है? तो रहता है, कहाँ रहता है? वन में, वन क्या है? आधार है। खरीदने के लिए कहाँ आया था? दुकान पर, तो दुकान क्या है? आधार है। गांधी जी रहते थे, गांधी जी आश्रम में थे, कहाँ थे? तो आश्रम में थे, आश्रम में क्या है? आधार है। सिरचंद छत पर गया था, कहाँ गया था? छत पर,
तो छत के आधार है, यानी कि अधिकरण कारक को पहचानना बहुत आसान होता है। यहाँ पर आधार का बोध हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ पर देखो, वन में, दुकान पर, आश्रम में, छत पर, यह सारे अधिकरण कारक के शब्द हैं। अगला प्रकार हम देखेंगे, जो कारक का आखिरी प्रकार है संबोधन कारक। हे, अजी, अरे, अहो। एक शब्द कैसे, किसी को पुकारने के अर्थ में, किसी को पुकार रहे, लक्षण बता रहे हमें, पुकारने की बात है। अरे लड़के, इधर आ। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे अनुज, तुम कहाँ हो? तो देखो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि अरे, हे, वाह, अरे, तो ये संबोधन कारक है, पुकारने वाली बात है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि यह विस्मय आदि बोधक शब्द है लगभग। तो यहाँ पर हमने इस पूरे वीडियो में कारक की परिभाषा, कारकों के नाम, कारक की विभक्तियाँ, नाम यानी कारकों के प्रकार, उनकी विभक्तियाँ, उसके लक्षण और उदाहरण, इन सब के द्वारा कारक को समझने का प्रयास किया है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको कारक और उसके प्रकार पहचानने में और उसके शब्द पहचानने में बड़ी आसानी होगी। धन्यवाद।